नमस्कार, myself मूर्ति कुमारी, लेक्चरर इकोनॉमिक्स फ्रॉम G++ लुक्सर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष बाजार क्या है, बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और बाजार के अनेक रूप क्या है, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाजार क्या है। आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग किसी विशेष भीड़ भाड़ वाले स्थान के लिए किया जाता है जहां पर वस्तु के क्रेता व विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या दिल्ली का चांदनी चौक बाजार या रोहतक का किला रोड बाजार। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रेता व विक्रेता को आपस में संपर्क करने के लिए उनका श्रम मिलना आवश्यक नहीं होता है, जैसे किसी प्रकार से भी वो संपर्क स्थापित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन के द्वारा, डाक के द्वारा, तार के द्वारा या एजेंट के द्वारा संपर्क स्थापित करके वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट, बाजार की विशेषताएं। बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है क्षेत्र। बाजार का एक क्षेत्र होना जरूरी है, यानी कि बाजार के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र की आवश्यकता है। जैसे भारत में डालडा घी का बाजार, डालडा का बाजार, तो पूरा भारत देश वो क्षेत्र है। जैसे पूरे विश्व में कारों का बाजार, तो पूरा विश्व ही एक क्षेत्र है। दूसरा इसकी विशेषता है दूसरी, क्रेता व विक्रेता, यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है, क्रेता का भी और विक्रेता का भी। अगर बाजार में केवल विक्रेता हैं और क्रेता नहीं है तो वो बाजार नहीं कहलाता है। अगर केवल क्रेता है और विक्रेता नहीं है तो भी वो बाजार नहीं कहलाता। तीसरी विशेषता है वस्तु। वस्तु, प्रत्येक वस्तु का बाजार हो सकता है, जैसे गेहूं का बाजार, गेहूं एक वस्तु है। चीनी एक वस्तु है, चीनी का बाजार। जितनी वस्तुएं हैं उन सब का उतने ही बाजार हो सकते हैं। चौथी विशेषता है स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार में विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। प्रत्येक विक्रेता चाहता है कि उसकी वस्तु अधिकतम कीमत पर बिके और प्रत्येक क्रेता ये सोचता है वो कम से कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदे। इसीलिए स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है तो पूरे बाजार में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है, एक कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये थी बाजार की विशेषताएं। अब हम डिस्कशन करेंगे बाजार के विभिन्न रूप। बाजार के अनेक रूप हैं, जैसे ये देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी बाजार।
इसमें हम सबसे पहले करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं? और पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता व विक्रेता पाए जाते हैं। वस्तु की एक समान कीमत पाई जाती है। कीमत फर्म द्वारा निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। फर्म कीमत स्वीकारक है, निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, सबसे पहले है बहुत से क्रेता व विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के, किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है समरूप पदार्थ, होमोजीनियस प्रोडक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का रंग, रूप, आकार, यहाँ तक कि पैकिंग समरूप होती है। किसी प्रकार का वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। तीसरी विशेषता है पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं को और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। सभी क्रेताओं को और सभी विक्रेताओं को ये मालूम होता है कि कौन सी वस्तु किस कीमत पर बिक रही है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म अपनी मर्जी से बाजार में प्रवेश कर सकती है और अपनी मर्जी से छोड़कर जा सकती है। कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं हो सकता, नहीं होता है। स्वतंत्र निर्णय। क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी वस्तु उन्होंने बेचनी है। ये अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक क्रेता और प्रत्येक विक्रेता पूर्ण रूप से गतिशील हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से, आसानी से आ जा सकते हैं। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही कीमत पाई जाती है, समरूप पदार्थ होता है और एक ही कीमत पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव पाया जाता है। वो क्यों? चाहे हम लोकल बाजार से खरीदें, चाहे शहर के बाजार से खरीदें, चाहे दूर दराज इलाके से खरीदें, कीमत एक ही पाई जाती है। इसका मतलब है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव पाया जाता है। यातायात की कोई भी लागत यहाँ पर लागू नहीं होती है। समान औसत और सीमांत लागत। समान औसत आगम और सीमांत लागत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम समान पाया जाता है। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, OX एक्सिस पर आउटपुट है, उत्पादन है, इकाइयों में, यूनिट में है, और ये आगम है, रेवेन्यू है OY एक्सिस पर, और ये मांग वक्र है। और यहाँ पर P कीमत इक्वल टू AR औसत आगम और MR सीमांत आगम। यानी कि विक्रेता चाहे एक इकाई की बिक्री करे, चाहे 2 वस्तुओं की बिक्री करे, चाहे 10 वस्तुओं की बिक्री करे, कीमत समान रहेगी। एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से भी वही कीमत प्राप्त होगी। तो औसत आगम और सीमांत आगम समान रहता है, क्योंकि
कीमत एक पाई जाती है, एक ही कीमत प्रचलित होती है। और नेक्स्ट जो विशेषता है, एक समान कीमत, यूनिफॉर्म प्राइस। इसका मतलब है कि कीमत उद्योग द्वारा तय की जाती है, फर्म कीमत स्वीकारक है, निर्धारक नहीं है। जब उद्योग कीमत को निर्धारित करता है तो कहाँ पर निर्धारित करता है? जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बाजार तंत्र के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। जैसे ये मांग और पूर्ति, यहाँ पर ये कीमत निकल कर आती है और जो ये कीमत निकल कर आएगी इसको फर्म, जितनी भी फर्म है मार्केट के अंदर, वो सब इस कीमत पर स्वीकार करेगी। तो फर्म यहाँ पर कीमत स्वीकारक है, निर्धारक नहीं है। ये उद्योग है जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत तय की जाती है, तो एक समान कीमत पाई जाती है। ये थी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट हम करेंगे उत्पादक का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन व दीर्घकालीन संतुलन। उत्पादक का अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन। उत्पादक का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन के अंतर्गत अल्पकालीन संतुलन हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अल्पकाल समय की वह अवधि है जहाँ पर कुछ उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ शिथिल होते हैं। उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन के अंतर्गत दो विधियां हैं, एक है कुल आगम और कुल लागत विधि। कुल आगम व कुल लागत विधि, और दूसरी है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। सबसे पहले हम कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा उत्पादक का संतुलन बताएंगे। उत्पादक का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं और उसकी हानि न्यूनतम होती है। जैसे ये प्रॉफिट का साइन है, प्रॉफिट इक्वल टू TR, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पर इसको हम एक चित्र के द्वारा दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ये OX एक्सिस है, OX एक्सिस पर उत्पादन लिया गया है, आउटपुट, और OY एक्सिस पर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को दिखाया गया है। और यहाँ पर ये TR वक्र है, कुल आगम, टोटल रेवेन्यू कार्यों को दिखाया गया है, और ये TC टोटल कॉस्ट कार्य, टोटल कॉस्ट, और ये जो है टोटल TPC, टोटल प्रॉफिट कार्यों को दिखाया गया है। यहाँ पर O से लेकर M1, अगर कोई फर्म O से M1 तक उत्पादन करती है तो वो हानि उठा रही होती है। जैसा कि देखिए, ये टोटल कॉस्ट कर्व है और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ऊपर है। तो M1 तक अगर कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उसे हानि प्राप्त होती है। M तक, O से M1 के बाद अगर उत्पादन करता है तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है वो अधिकतम है। देखिए, जैसे TR और TC का जो डिफरेंस है, A और B तक जो अंतर है वो मैक्सिमम है, अधिकतम अंतर है। तो M पर उत्पादक का संतुलन होगा। इसके बाद प्रॉफिट कम होने लग जाता है
और ये अंतर भी कम होने लग जाता है। यहाँ पर ये F बिंदु है और ये S बिंदु है। यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत बराबर है। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट या समविच्छेद बिंदु भी इसे कहते हैं। समविच्छेद बिंदु, समविच्छेद बिंदु कौन सा होता है या ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर TC इक्वल टू TR, ये जहां पर TC और TR दोनों बराबर होते हैं, तो ये समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर लाभ अलाभ बिंदु भी, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि नहीं होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट। इसी विधि के अंतर्गत इसको दूसरे, इसका जो बी पार्ट है चित्र का, उसमें न्यूनतम हानि को दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आउटपुट दिखाया गया है और यहाँ पर रेवेन्यू और लॉस, रेवेन्यू, लॉस और कॉस्ट को दिखाया गया है। यहाँ पर ये TR वक्र है, टोटल रेवेन्यू वक्र है, और ये TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये है TC कुल लागत, ये कुल परिवर्तनशील लागत है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि कम से कम हानि, न्यूनतम हानि उत्पादक को हो। तो यहाँ ये डिफरेंस जो है, केवल परिवर्तनशील लागत यहाँ पर है, कुल लागत यहाँ पर है, तो केवल स्थिर लागत की हानि उत्पादक उठाएगा। तो यहाँ पर ये A से B पॉइंट पर मिनिमम हानि है, तो यहाँ पर O से M तक उत्पादक करेगा, जहाँ पर मिनिमम यानी कि न्यूनतम हानि हो रही होती है। तो ये थी कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा उत्पादक का संतुलन। नेक्स्ट है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा उत्पादक का संतुलन। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादक के संतुलन की जो दो विधियां थी, एक विधि हमने कराई कुल आगम और कुल लागत विधि। अब हम कराएंगे सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि की दो शर्तें हैं। उत्पादक के संतुलन की या फर्म के संतुलन की दो मुख्य शर्तें हैं। दो शर्तें हैं, और वो कौन सी शर्तें हैं? दो शर्तें। पहली है आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त क्या है कि MC इक्वल टू MR, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। ये आवश्यक शर्त है। और दूसरी जो शर्त है वो है पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त क्या है कि ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है। MC cuts MR from below। MC MR को नीचे से काटे। MC MR को नीचे से काटे। ये पर्याप्त शर्त है। इसको हम बोलेंगे पर्याप्त शर्त।
पहले वाली जो शर्त है उसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और दूसरी शर्त को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो बच्चों ये दो शर्तें, अगर इन दोनों शर्तों का पालन होगा तो उत्पादक का संतुलन होगा। जैसे उत्पादक के संतुलन की यहाँ पर विभिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली जो स्थिति है वो क्या है? पहली स्थिति है असामान्य लाभ। पहली जो स्थिति है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ, कोई फर्म असामान्य लाभ भी कमा सकती है, सामान्य लाभ भी कमा सकती है और न्यूनतम हानि भी कमा सकती है। असामान्य लाभ ये देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम बनाएंगे। OX यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पर रेवेन्यू है, कॉस्ट है। ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जैसे कि हमने विशेषताओं में बताया था, AR इक्वल टू MR ये है। अब यहाँ पर औसत लागत AC एवरेज कॉस्ट औसत लागत है और औसत लागत को सीमांत लागत उसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। तो यहाँ पर सीमांत लागत ऐसे दिखाएंगे, ये है सीमांत लागत, ये इसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। तो यहाँ पर E बिंदु पर संतुलन में है उत्पादक। वो कैसे? पहली शर्त है MC इक्वल टू MR। यहाँ पर MC वक्र है और ये MR है, ये दोनों बराबर है। और पहली कंडीशन जो आवश्यक शर्त है MC MR के बराबर है और MC वक्र MR को, ये MR है, इसको नीचे से काट रही है। तो दोनों आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, यहाँ पर दोनों पूरी हो रही है। तो ये देखिएगा एक फर्म कितना लाभ कमाती है, ये असामान्य लाभ है। ये EOM, यहाँ पर ABC, ये असामान्य लाभ कोई फर्म यहाँ पर कमा रही है। तो ये था पहली स्थिति कि कोई फर्म असामान्य लाभ भी कमा सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का डायग्राम हम दोबारा से बनाएंगे। सामान्य लाभ कोई फर्म कैसे कमाएगी, तो इसको भी डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। AR इक्वल टू MR, OX Y, यहाँ पर ये P है। फिर इसमें हम देखेंगे सामान्य लाभ कब होते हैं, जब औसत लागत AR वक्र के बिल्कुल इक्वल हो। ये AC है और सीमांत लागत वक्र हमेशा AR वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटती है। यहाँ पर औसत लागत जो होती है वो बिल्कुल कीमत के बराबर होती है, लेकिन जब असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे थे तो औसत लागत कीमत से कम होती है। तो औसत लागत और कीमत दोनों बराबर हैं। यहाँ पर M तक उत्पादन करेगा और उत्पादक जो है वो सामान्य लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट दिखा रहा है, तो ये देखिएगा नो लॉस और नो प्रॉफिट। तीसरी स्थिति होती है न्यूनतम लाभ। एक उत्पादक न्यूनतम लाभ प्राप्त, न्यूनतम हानि, कम से कम हानि प्राप्त करके भी संतुलन में रह सकता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादक को
उत्पादन बंद करना पड़ेगा तो भी शिथिल साधनों की हानि उठानी पड़ेगी, और नहीं करेगा तो भी। लेकिन उत्पादन बंद करने की नौबत जब आती है जब केवल परिवर्तनशील जो लागत हैं, अगर उनके बराबर भी कीमत उसको नहीं मिलती है तो वो उत्पादन बंद करता है। तो तीसरी स्थिति है न्यूनतम हानि की। न्यूनतम हानि को कैसे दिखाएंगे? तीसरी स्थिति है न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि कोई भी उत्पादक या कोई भी फर्म न्यूनतम हानि कब उठाएगी? देखिए, AR इक्वल टू MR जब औसत लागत कीमत से ऊपर हो। ये P है और ये AC है। औसत लागत यहाँ पर कीमत से ऊपर है और यहाँ पर केवल ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर सीमांत लागत वक्र MC, हमारा सवाल था पहली शर्त कहाँ पर पूरी हो रही है? MC इक्वल टू M1। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से कट करेंगे, ये हानि है, ये न्यूनतम हानि प्राप्त हो रही है और उत्पादक M तक उत्पादन करना पसंद करेगा। यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब इतनी न्यूनतम हानि किसके बराबर है? क्योंकि ये ABC है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर उसको मिल रही है, तो केवल स्थिर लागतों का घाटा उत्पादक को हो रहा है। अब इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्पादन बंद बिंदु क्या होता है? उत्पादन बंद बिंदु वो होता है जहां पर कीमत P इक्वल टू AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। अगर कीमत उससे भी नीचे जाती है तो उत्पादक उत्पादन बंद करना पसंद करेगा। अगर उत्पादक को औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत मिलती रहेगी तो अल्पकाल में वो उत्पादन अपना जारी रखेगा। जैसे कि यहाँ कीमत P है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये औसत लागत है। इतनी हानि अगर कीमत कम होकर P1 हो जाती है, P1 हो जाती है और यहाँ पर कीमत का मतलब है AR इक्वल टू MR। यहाँ पर ये MC वक्र है और MC MR वक्र को इसके इक्वल है और नीचे से काट रहा है, तो फर्म ये ABC है, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये उत्पादन बंद बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि कीमत इतनी कम हो गई है कि इसके बाद इतना उत्पादन करेगा, इसके बाद अगर कीमत और कम हो जाएगी तो फर्म उत्पादन बंद करना पसंद करेगी और चालू नहीं रखेगी। तो उत्पादन बंद बिंदु का मतलब है P इक्वल टू AVC या फिर AR इक्वल टू ABC, AR इक्वल टू AVC या TR इक्वल टू TVC। AR इक्वल टू ABC, TR इक्वल टू TVC या MR इक्वल टू MC। यहाँ पर उत्पादन बंद बिंदु होता है। तो ये था उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन। इसके बाद हम करेंगे उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन क्या है? उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन, उत्पादक को दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, उसे असामान्य लाभ या न्यूनतम हानि, सामान्य लाभ
तीन प्रकार की स्थितियां प्राप्त नहीं होंगी, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। दीर्घकाल में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लॉन्ग रन वह स्थिति है क्योंकि जब लाभ प्राप्त होते हैं अल्पकाल में तो बहुत सारी फर्में आकर्षित होकर बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, और अगर फर्मों को नुकसान होता है तो वो छोड़कर बाजार को चली जाती हैं। लेकिन दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें फर्म आकर्षित होकर आ भी जाती हैं और नुकसान को देखकर चली भी जाती हैं, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, ना कोई छोड़कर जाती है और ना ही आती है, तो हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, जैसा कि रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ओ एक्स, यहाँ पर हम आउटपुट लिखेंगे और यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिखेंगे। ये AR इक्वल टू MR है। यहाँ पर LAC, ये है LAC, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व LAC, और ये है LMC, और ये SAC, और ये SMC, और यहाँ पर O से लेकर M तक और E जो बिंदु है ये इष्टतम उत्पादन होगा उत्पादक का। तो इस प्रकार से कोई भी फर्म है वो दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। दीर्घकाल में फर्म जैसे SMC इक्वल टू LMC, SMC इक्वल टू LMC इक्वल टू MR इक्वल टू AR का मतलब P है, AR मीन्स P है, और इक्वल टू मिनिमम LAC। तो ये था उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेसन में आपने देखा कि उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।